एपिसोड 34। गोरे अफसर विलियम का अगवा और फिर नीम जान हालत में एक अस्पताल के सामने पाया जाना मामूली वाकयात नहीं थे। डॉक्टर्स की जद्दोजहद ने विलियम की जान तो बचा ली, लेकिन दिमागी हालत मामूल पर नहीं थी। सर पर लगाई जाने वाली ज़रबों ने उसके हवास छीन लिए थे। खुद पर बीती को सुनाना तो दूर की बात, वो अपना आप भी भूल गया था। उसे कुछ याद नहीं था कि वो कौन है और उसकी हैसियत क्या है। उसकी बहकी बहकी बातें और हरकतें उसे नीम पागल साबित कर रही थीं, और डॉक्टर्स ये फैसला करने पर मजबूर हो गए थे कि अगर उसकी ऐसी हालत रही तो उसे जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो जाने के बाद दिमागी अमराज का अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए। विलियम की इस हालत की खबर ऊपर तक गई थी। अगर पहले वाले हालात होते तो अपने अफसर की इस हालत पर अंग्रेज सरकार पूरे हिंदुस्तान को तहस नहस कर डालती, लेकिन आजकल हिंदुस्तान में उनके लिए हालात सख्त मखदूश थे। हिंदुस्तान में उनकी हुक्मरानी की बिसात लपेटी जा रही थी। जगह जगह एहतजाज, जलसे जुलूसों और हंगामा आराइयों का सिलसिला जारी था। एक तरफ हिंदुस्तान के बासी अंग्रेज हुक्मरानों से हिंदुस्तान छोड़ देने का मुतालबा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कशमकश जारी थी। मुसलमानों की तरफ से अलहदा वतन के मुतालबे ने शिद्दत पकड़ ली थी और रद्द-ए-अमल में हिंदुओं की जारहाना कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया था। बलवा, दंगा फसाद सभी कुछ जारी था और हुकूमत को हालात पर काबू पाने में मुश्किल पेश आ रही थी। रब्बन की नज़रें इन सारे हालात को गौर से देख रही थीं और उसे यकीन था कि इन हालात में अंग्रेज हुकूमत अपने एक मामूली अफसर की खातिर हरकत में आना पसंद नहीं करेगी। यूं भी उसके साथियों ने सारा काम इतनी सफाई से किया था कि कहीं उनके मुलविस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं था। फारूक की वापसी से कबल ये काम निपटाने के बाद रब्बन अब जूलियट वाला मामला निपटाने के लिए तैयार था। अपनी अब तक की कोशिशों के नतीजे में उसके सामने दिलदार आगा का नाम आ चुका था। उसने आगा के मुतालिक जो मालूमात हासिल की थी, उनके मुताबिक वो एक अय्याश तबा शख्स था और शराब व शबाब दोनों का ही बेहद शौकीन था। इन मालूमात की रोशनी में रब्बन उसे जूलियट का मुजरिम समझ लेने में हक बजानिब था। उसने अपने आदमियों की ड्यूटी लगा दी कि सबसे पहले उस ड्राइवर को तलाश करें जो जूलियट के लिए तोहफे तहाइफ लेकर आया करता था। इम्कान यही था कि आगा पंजाब से अपने साथ ड्राइवर लाने के बजाय ससुराली मुलाजमीन से इस्तेफादा करता रहा होगा, इसलिए पहले मोती वाला ख़ानदान के मुलाजमीन में उसे तलाश करने का फैसला किया गया। ये हिकमत अमली कामयाब रही और उसके आदमी ड्राइवर को तलाश करके उसके सामने ले आए। नाम क्या रे तेरा? रब्बा ने सर से पैर तक उसे घूरते हुए पूछा। लक्ष्मण दादा, अपन को लक्ष्मण कहते हैं। अपन से क्या गलती हो गई माई बाप, जो तुम्हारे आदमी यूं अपने को उठाकर ले आए? ड्राइवर की उसके सामने घिग्गी बन गई थी। खुद को बम्बई के एक दादा के सामने पाकर वो सख्त खौफजदा हो गया था। पिछले दिनों तेरा अपने इलाके में बहुत आना जाना लगा हुआ था, किस चक्कर में तो अपने मोहल्ले में आता था? जल्दी जल्दी बक दे, वरना अभी तेरी जुबान गुत्ती से पकड़कर खींच लूंगा। अपन अपनी ड्यूटी करने आता था दादा, माँ की सौगंध, अपन ने कभी आंख उठाकर इधर उधर भी नहीं देखा। जिस काम से आता था उसे करके सीधा वापस लौट जाता था। क्या ड्यूटी करने को आता था तू इधर? अपने को साफ साफ बोल दे। रब्बन जोर से दहाड़ा तो वो दहल कर रह गया और हाथ जोड़कर बोला, अपने से कोई गलती हो गई तो अपने को क्षमा कर दो। अपन सिर्फ नौकर जाती है। उधर से साहब लोग मिस जूलियट को जो फूल और गिफ्ट भिजवाता था, अपन वही देने आता था। अपन का इस लफड़े में कोई दोष नहीं, अपन सिर्फ अपनी ड्यूटी करता था। ड्राइवर को कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि उससे असल में क्या बात जानने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अब इस सिलसिले में वो अपनी पोजीशन क्लियर करने लगा। साहब कौन है रे तेरा? सेठ मोती वाला। और कौन? तुम्हारा आदमी अपने को उधर से तो उठा कर लाया है। तो क्या सेठ मोती वाला जूलियट को फूल और तोहफे भिजवाता था? रब्बन उसके जवाब पर चौंका। नहीं नहीं, वो तो सेक्रेटरी साहब अपने को उधर भेजता था। ड्राइवर ने जोर जोर से नफी में गर्दन हिलाते हुए तरदीद की। कौन सेक्रेटरी रे? रब्बन ने तहम्मुल से और नरमी से पूछा। उसे अंदाजा हो रहा था कि ड्राइवर उसके सामने बौखलाहट का शिकार है, इसलिए ढंग से जवाब नहीं दे पा रहा। सेठ के जमाई दिलदार आगा का सेक्रेटरी। वो अपने को चीजें देकर इधर भेजता था कि मिस जूलियट को बोलना आगा साहब ने भिजवाया है, पर पहली बार के बाद मिस साहिबा ने कभी कोई चीज नहीं लिया। वो बहुत गुस्सा करती थी और चीजें उठाकर भी फेंक देती थी। अब वो बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा था और वो मालूमात फराहम कर रहा था जो रब्बन के अब तक के अंदाजे की तस्दीक कर रही थी। इधर से लड़की को उठवाकर किधर रखवाया था तेरे सेठ के जमाई ने? क्या बोला दादा? अपन समझा नहीं। ड्राइवर की आंखें फैल गईं। क्यों, अपन फारसी में पूछा क्या? इधर अपने मोहल्ले से लौंडिया उठवाई थी तेरे मालिकों ने, तो उनके लिए ड्राइवर गिरी करता है, तेरे को कैसे खबर नहीं? रब्बन ने उल्टे हाथ का चाटा इतनी जोर से उसके मुंह पर रसीद किया कि उसका होंठ फट गया। माँ कसम, अपन बिल्कुल सच बोलता दादा। अपन को अगवा के लफड़े की कोई खबर नहीं। अपन बस इतना ही किया जितना भी तुमको बोला। ड्राइवर ने रूहान से लहजे में कहा। रब्बन जैसा ज़ीरक इंसान उसके लहजे की सच्चाई को परख सकता था, फिर भी लहजे में सख्ती समोकर गुस्से से बोला,
तेरे सेठ के पास जो नीला मोटर है, तू उसे नहीं चलाता तो कौन हराम का जाना चलाता है? नहीं नहीं दादा, तुमको कोई गलती लगी है, अपने सेठ के पास कोई नीली मोटर नहीं है। ड्राइवर के जवाब से वाज़ेह होगा कि दिलदार आगा ने जूलियट के अगवा के मामले को खुफिया रखने के लिए इतनी एहतियात की थी कि ससुराली गाड़ी और मुलाजमीन दोनों में से काम नहीं लिया था। वो बड़े ताल्लुकात वाला आदमी था, कहीं और से गाड़ी और बंदे हासिल कर लेना उसके लिए कोई मुश्किल बात ना थी। ये सब करते हुए उसको यकीन होगा कि उस तक कोई रसाई हासिल नहीं कर सकेगा। जूलियट जैसी गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों के लिए वैसे भी कौन इतनी जहमत करता। दिलदार आगा ने एहतियात भी की होगी तो अपनी बीवी और ससुरालियों की नज़र से महफूज रहने के लिए, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसने बहुत गलत जगह हाथ डाला है और रब्बन अब उसकी गर्दन नापने के लिए पहुंचने वाला है। अभी तेरे कहे को सच मानकर अपन तेरे को जाने की आज्ञा दे देता है, पर इधर हुई बात की कहीं भाप भी निकाली ना तो अपन तेरे को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, समझ गया ना? चल फुट यहाँ से। लक्ष्मण से वो जो जानना चाहता था जान चुका था। चुनाचों से धमकाकर वहां से रुखसत कर दिया। वो उसका शुक्रिया अदा करता और जुबाबंदी का यकीन दिलाता वह वहां से खिसक लिया। अब क्या करने का दादा? लक्ष्मण के जाने के बाद रामू ने पुरतशवीश लहजे में रब्बन से पूछा। वही जो करना चाहिए। वो जूली का आशिक अभी चंडीगढ़ में बैठा है, जास्ती दिन नहीं लगेंगे उसे बम्बई वापस आने में। चांदबाना और जमरुद भाई वाला लफड़ा नहीं होता तो वो अब तक डॉक्टर से अपना चेकअप करवा के बम्बई के लिए निकल चुका होता। उस लफड़े के बहाने अपन को थोड़ी सी और मोहलत मिल गई। अपन इससे फ़ायदा नहीं उठाया ना तो शहजादे के सामने निगाह झुक जाएगी। वो तो ठीक है दादा, पर मामला बहुत बड़े जागीरदार और सियासतदान का है, फिर वो है भी पंजाब का। उधर बम्बई की बात होती तो अपने लिए आसान होता, पर पंजाब जाकर कुछ करने में गड़बड़ी भी हो सकती है। उधर अपनी यारी दोस्ती भी तो नहीं है। रामू बदस्तूर तशवीश का शिकार था। एक तरह से वो ठीक ही बोल रहा था। बम्बई और आसपास के शहरों में तो फिर भी उनका जोर था, यहाँ तक कि वो कलकत्ता ब्याह कर गई सुरैया बानो की वहाँ अपनी दोस्ती की बुनियाद पर उसकी देखभाल करवा रहे थे और वहाँ के अड्डे वालों ने नज़र रखी हुई थी कि मज्जू दादा या उसके साथी सुरैया को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन पंजाब के किसी इलाके में उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती। मगर रब्बन इन सब बातों को खातिर में लाने वाला कहाँ था। वो बिगड़ कर बोला, तेरा इन सब बातों से मतलब क्या रे? क्या तू अपन को डराने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि अपन मुजरिम का नाम सामने आ जाने पर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे? नहीं नहीं दादा, अपन का ये मतलब नहीं है। अपन तो बस ये बोलता है कि थोड़ा संभल कर चलना होगा। रामू उसका मूड समझकर जल्दी से सफाई देने लगा। जब हाथ पैर चलाएंगे तो देख लेंगे कि किधर कैसे चलना है। अभी तो अपने को ज्यादा नसीहत मत कर, अपन का भेजा गर्म हो रहा है। रामू चुप हो गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने रब्बन को टोककर गलती की है। रब्बन फारूक के मामले में जज्बाती था और उसकी खातिर किसी भी खतरे को खातिर में नहीं ला सकता था। चिल्लम ताज़ा कर दे सज्जू, बिल्कुल मजा नहीं दे रही। माहौल तब्दील करने के लिए उसने सज्जू को आवाज लगाई। सज्जू फौरन ही हाजिर हो गया। असल में वो पहले से इस तरफ आ रहा था। बाहर थाने से सिपाही आया दादा, बोलता बड़ी खबर लाया। उसने पहले पैगाम दिया और फिर हुक्के की तरफ हाथ बढ़ाया। अंदर बुला लो उसे। रामू ने रब्बन के चेहरे पर आमादगी देखते हुए इजाजत दी तो सज्जू हुक्के समेत बाहर निकल गया। अगले लम्हे थाने से आया सिपाही उनके रूबरू था। क्या खबर लाया संतरी बादशाह? रामू ने पूछा। बहुत बड़ी खबर है दादा। सुनते मैंने इधर दौड़ लगा दी। समय बहुत कम है, कब क्या हो जाए मालूम नहीं। अबे कुछ ढंग से बताएगा भी या पहले ही बुझवाता रहेगा? आपने गोरे अफसर विलियम के बारे में तो सुना ही होगा दादा। उसे किसी ने अगवा कर लिया था और बाद में वो जख्मी हालत में मिला तो उसकी खोपड़ी उलट गई। डॉक्टरों और पुलिस वालों ने बहुत जोर मारा कि वो अपनी ऐसी हालत बनाने वालों का नाम पता बता दे, पर वो ना बता सका। अब एक मुखबिर ने पुलिस डिपार्टमेंट को खबर दी है कि इधर वालों का विलियम से को फड्डा चल रहा था। उसने किसी बात पर गुस्से में आकर रब्बन के चहीते फारूक उस्ताद को थाने में उल्टा लटकवाकर उसकी खूब ठुकाई लगवाई थी। खबर देने वाले का विचार है कि रब्बन दादा ने अपने चहीते का बदला लेने के लिए विलियम साहब का यह हाल बनाया। इधर रब्बन दादा को अरेस्ट करने की बातें हो रही थी, इसलिए अपन सीधा दौड़ा चला आया। सिपाही बोलते हुए बार बार रब्बन को चोर निगाहों से देखता जा रहा था। क्योंकि अभी तक रब्बन ने अपनी जुबान नहीं खोली थी, इसलिए सिपाही की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे बराह रास्त मुखातिब हो। वो रामू से मुखातिब था। उसकी दी हुई इत्तला ने रामू के चेहरे की रंगत बदल दी, लेकिन रब्बन हनूस इसी तरह बैठा रहा। खबर पक्की है ना, या तू अनशन सुन के दौड़ा चला आया है? रामू को कुछ और ना सूझा तो वो सिपाही पर ही उलट पड़ा। बिल्कुल पक्की खबर है माई बाप, किसी भी समय पुलिस पार्टी इधर छापा मारने को पहुंच जाएगी। आप मुझे क्षमा करो और यहाँ से जाने की आज्ञा दो। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सिपाही ने घिघियाकर अपने हाथ रामू के सामने जोड़ दिए। इसे जान दे रामू। रब्बन ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए रामू को इशारा दिया तो उसने अपने बटवे में से चंद बड़े नोट निकालकर सिपाही को थमाए और उसके रवाना होते ही खुद रब्बन की तरफ मुतवज्जो हुआ। सोचते क्या हो दादा, इधर से निकलने की करो। गोरे अफसर का मामला है, पुलिस आई ना तो खाली हाथ नहीं जाएगी।
अपन भी ये बात जानता है, इसी वास्ते टिक कर बैठा है। अभी अपन इधर से गायब हो गया ना तो वो साले इधर जो हाथ लगा ना उसे ही उठाकर ले जाएंगे। अपन अपने पराई दूसरों पर नहीं डाल सकते। रब्बन ने गंभीर लहजे में कहा। इतनी देर में वो बहुत कुछ हिसाब किताब लगा चुका था। उसे यकीन था कि पुलिस को मुखबिरी करने वाला मज्जू दादा खुद या उसका कोई गुर्गा होगा, क्योंकि वही लोग थे जो जानते थे कि विलियम ने फारूक के साथ क्या सलूक किया था और रब्बन उस सलूक का बदला लेने के लिए क्या कर सकता था। ये क्या कह रहे हो दादा? क्या तुम गिरफ्तारी देने को तैयार हो? रामू की आंखें फैल गईं। हाँ रे, कुछ दिन उधरी हवालात में बैठकर मुफ्त की खा पी लेंगे। इधर तो ससुरे हर वक्त 10 लफड़े रहते हैं। रब्बन का अंदाज बेनियाजाना था। नहीं दादा, ये ठीक नहीं होगा। तुम पुलिस के हाथ लग गए तो वो तुमको लंबे चक्कर में डाल देंगे। इधर बहुत काम तुम ही को करने हैं। अभी तो तुमको पंजाब जाकर आगा का हिसाब भी करना है। तुम हवालात में जा बैठे तो ये काम कौन करेगा? रामू ने उसकी कमजोरी पर हाथ रखा। वो तो ठीक है रे, पर इधर का क्या होगा? साले पुलिस वाले आए तो जिसको मन करेगा उठा के ले जाएंगे। रब्बन तशवीश का शिकार था। इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा दादा। अपन अभी आदमी भेजकर वकील साहब को बुलवा लेता है। वकील अंग्रेजी कानून को अच्छी तरह जानता है। वो पुलिस वालों को बता देगा कि एक की जगह दूसरे आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंग्रेजी कानून में तो गिरफ्तारी के लिए कागज भी होना चाहिए ना। पुलिस वाले लाए भी तो तुम्हारे नाम का कागज लाएंगे और बिना कागज के वकील किसी दूसरे को ले जाने नहीं देगा। अपना वकील कैसा होशियार आदमी है इसकी तो तुम्हें भी खबर है। रामू ऐसे उसका नायब नहीं बना था। उसे रब्बन को राम करने के बहुत से गुर आते थे। रब्बन को उसकी बातों ने मुतासर किया और बिला आखिर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसी पल मानी नाम एक लड़का घबराया हुआ फूली सांसों के साथ वहां पहुंचा। वो लड़का इलाके के दाखिली रास्ते पर पहरेदारी पर मामूर था। पुलिस की गाड़ी इसी तरफ आ रही दादा, पीछे एक तांगा भी देखा अपन ने। उसकी दी हुई इत्तला सनसनीखेज थी। गाड़ी और तांगे दोनों में सवार होकर पुलिस वालों को यहाँ पहुंचने का मतलब था कि वो खासी तादाद में है और अड्डे और उसके अतराफ के इलाके को घेरे में लेकर कार्रवाई करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ पहले ही खबर पहुंच चुकी है, इसलिए वो इत्मीनान और सुस्त रवि से चले आ रहे थे। तुम निकलो दादा, और मानी तू जाकर वकील बाबू को बुला ला। रामू ने पहले रब्बन और फिर इत्तला लेकर आने वाले लड़के से कहा। रब्बन ने भी मजीद ताखिर ना की और कमान से निकले तीर की तरह अड्डे से निकला। उसका रुख गली के बाहर की बजाय अंदर की तरफ था। सामने से जाने में पुलिस वालों के हाथ आने का खतरा था। पीछे से वो बंद गली के सिरे पर मौजूद दीवार फांदकर आसानी से फरार हो सकता था। पीछे को उसे मालूम था कि रामू अच्छी तरह सब इंतजाम संभाल लेगा, और था भी ऐसा ही। उसके निकलते ही रामू ने हिदायत जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने दूसरा हुक्म इलाके में इधर उधर पहरा देते अपने आदमियों के लिए जारी किया था। उन सबको हिदायत जारी कर दी गई थी कि पुलिस वालों के सामने पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी किस्म की बौखलाहट का मुजाहरा किए बगैर खामोशी से अपनी अपनी जगह दुबक जाए। उसे वकील अशोक के यहाँ तक पहुंचने की मोहलत दरकार थी और वो चाहता था कि इस दौरान पुलिस वाले अंधी कार्रवाई ना कर सकें। मानी को उसे पता था कि वो भी बंद गली की दीवार फांदकर यहाँ से निकला होगा और दूसरी तरफ मौजूद गलियों के जाल से गुजरकर जल्द अशोक बच्चन तक पहुंच जाएगा। अशोक के पास मोटर कार थी और वो सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करके फौरी तौर पर अपनी मोटर में रवाना होता तो चंद मिनटों में यहाँ पहुंच जाता। इतनी देर में वो तदब्बुर से पुलिस वालों का अड्डे पर इस्तकबाल करके उन्हें उलझाए रख सकता था। इस मौके पर इश्तियाल के बजाय धीमेपन से पेश आने की पॉलिसी ही पुलिस वालों के रवैये में नरमी ला सकती थी, और रब्बन की संगत में बहुत से गुर सीख लेने वाला रामू पूरी तरह उनसे निमटने को तैयार था। क्यों छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे नवाबजादा साहब? मुझे आपसे इस तरह मिलना अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई काम चोरी छुपे नहीं किया, कभी ऐसा टाइम ही नहीं आया। बहुत सीधी सादी और साफ लाइफ थी मेरी। पढ़ाई, घर के कामों में मॉम की हेल्प करना और जोसेफ, बस इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। मैं अपने सारे दुख सुख जोसेफ से शेयर कर लेती थी और रिलैक्स हो जाती थी, लेकिन आपके और अपने रिलेशन के बारे में मैं उसे भी कुछ नहीं बता पाई। कैसे बताऊं? वो कहेगा, जोसफिन तुम तो कभी ऐसी लड़की ना थी जो चोरी चोरी किसी मर्द से मिलती है। तुम तो मोहल्ले की सबसे डिसेंट और सोबर लड़की थी। फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि जोसेफ, लव में ऐसा ही होता है। इंसान राइट और रॉन्ग को छोड़कर बस अपने लवर की बात मानता चला जाता है। असदुल्ला से जोसफिन की खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी था। वो किसी भी तरह उसे मुलाकात का वक्त और जगह बता देता था और जोसफिन कच्चे धागे से बंधी ठीक वक्त पर उस जगह पहुंच जाती थी। हर बार हालांकि उसे बहुत डर लगता था और दिल बुरी तरह धड़कता रहता था कि कहीं किसी को खबर ना हो जाए। आज भी वो बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाती छत पर बने उस कमरे में पहुंची थी जहां किसी का आना जाना नहीं था, और कभी कभार असदुल्ला ही दिन के औकात में वहां जा बैठता था। उसकी इस आदत के बायस कमरे की बाकायदगी से सफाई की जाती थी और कमरा आरास्ता पैरास्ता था। छत पर जाने के लिए मर्दाना व जनाना दोनों हिस्सों में अलग अलग जीने थे, इसलिए उनकी खुफिया मुलाकात के लिए ये कमरा सबसे आइडियल जगह करार पाई थी। लेकिन बहरहाल ये वाहिद जगह नहीं थी।
وہ دونوں احتیاطاً جگہ بدل بدل کر ملتے تھے اور اتنی بڑی حویلی میں انہیں کوئی نہ کوئی جگہ مل ہی جاتی تھی۔ لیکن جوزفین ایک طرف لڑکی ہونے کی وجہ سے اور دوسری طرف اپنی کم حیثیتی کے باعث اس صورتحال پر زیادہ خوفزدہ ہی رہتی تھی، اس لیے آج اسد اللہ کے سامنے اپنے خوف اور ناپسندیدگی کا کھل کر اظہار کر رہی تھی۔ ہم ان سب باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جوزفین، ہمیں احساس ہے کہ یہ سچویشن آپ کو ڈسٹرب کری ہے، لیکن دوسری طرف ہم بھی مجبور ہیں کہ آپ سے ملے بغیر رہ نہیں پاتے۔ جو دن آپ سے ملے بغیر گزرتا ہے یوں لگتا ہے کہ اس دن ہم سانس بھی نہیں لے پا رہے۔ عجب جان کنی کا سالم طاری رہتا ہمارے اوپر، لیکن آپ کو یہ ملاقاتیں اتنی ہی ناگوار خاطر گزری ہیں تو ہم آپ کی خاطر خود پر جبر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں تو اب ہم آپ کو ملاقات کے لیے فورس نہیں کریں گے اور ہم پر جو گزرے خود ہی سہ لیں گے۔ میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ سے نہ ملا کریں، میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، میں خود بھی آپ سے ملے بغیر سکون سے نہیں رہ پاتی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی کو علم ہو گیا تو طوفان آ جائے گا اور ہم دونوں اپنا اپنا مقام کھو بیٹھیں گے۔ ہم خود بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن عشرت جہاں کی نسبت طے ہو جانے تک مجبور ہیں کہ حویلی میں کسی کے سامنے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اگر عالیہ اختر سے منسوب نہ ہوتی تو بھی اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری عجلت عالیہ کی برسوں سے طے نسبت ٹوٹنے کا سبب نہ بن جائے۔ امی جان نے بھی اسی وجہ سے ہمیں احتیاط کرنے کی ہدایت کی ہے، اور وہ خود شدومت سے اس بات کی خواہش مند ہے کہ عشرت جہاں کی نسبت کہیں طے پا جائے۔ آپ دعا کریں کہ انہیں اپنے اس مقصد میں جلد کامیابی حاصل ہو جائے اور ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو جائے۔ اسد اللہ اس کے سامنے اپنی وہی مجبوریاں دہرا رہا تھا جس کا اسے پہلے بھی بہت بار وہ اظہار کر چکا تھا۔ جوزفین نے اس پر مزید دباؤ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ وہ سب کچھ جانتے پوچھتے کیوں اسد اللہ پر دباؤ ڈال رہی ہے اور انہیں بار بار ان کی مجبوری دہرانے پر مجبور کر رہی ہے۔ چنانچہ وہ خود ہی بڑی خوبی سے اس موضوع گفتگو کو بدل گئی اور چند ہی لمحوں میں وہاں کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں نہ تو ایک فریق کے وسوسوں کا بوجھل پن تھا اور نہ ہی دوسرے فریق کی وضاحتوں کی دھن۔ کچھ تھا تو بس دو محبت کرنے والے اور ان کی محبت کی وہ بے قراری و بے چینی جو ایک دوسرے میں گم ہو کر ہی قرار پاتی ہے۔ انہیں بھی بہت دیر تک ہوش نہ رہا کہ ان دونوں کے سوا بھی اس کائنات میں کچھ ہے۔ بہت دیر گزرنے کے بعد جب رات اپنے آخری مراحل میں تھی تو جوزفین کو خیال آیا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد صبح کی روشنی نمودار ہو جائے گی اور ملازمائیں جاگنا شروع ہو جائیں گی، مجھے کسی کے جاگنے سے پہلے اپنے کمرے میں پہنچ جانا چاہیے۔ وہ قدرے بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تو اسد اللہ کو بھی ہوش آ گیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جوزفین کو واپس چلے جانے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گیا۔ جوزفین زنانہ حصے میں جانے والا زینہ دبے قدموں اتر کر نیچے پہنچی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ نیم روشن برآمدے میں اکا بیگم بالکل سامنے کھڑی تھی اور آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں اکا بیگم؟ اپنے خشک لبوں کو زبان سے تر کر کے بوکھلائی ہوئی جوزفین نے ان سے دریافت کیا۔ یہ سوال تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ رات کے اس پہر اپنے کمرے کے بجائے اوپر چھت پر کیا کر رہی تھی؟ یہ وقت تو آرام کا ہے نا؟ اکا بیگم کی دھیمی آواز میں بھی روب و دبدبا تھا۔ انہیں حویلی کی ملازماؤں میں جو ممتاز حیثیت حاصل تھی اس کا انہیں پوری طرح احساس تھا، اور وہ اپنی برتری کا اظہار اپنے انداز گفتگو کے علاوہ بھی ایک ایک ادا سے کرتی نظر آتی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو ایسے ہوا خوری کے لیے چھت پر چلی گئی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو سروری سے کہتی، وہ آپ کے سر میں اتنی زبردست مالش کرتی کہ آپ کو خود بخود ہی نیند آ جاتی۔ میں نے اتنی رات کو اس کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اکا بیگم کو جواب دیتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں پسیجنے لگی تھیں۔ اتنی رات کو اپنے کمرے سے باہر نکلنا بھی مناسب نہیں ہے، آپ کی اپنی ذات شکوک کی زد میں آ سکتی ہے، آپ یہاں اجنبی ہیں، بہتر ہے کہ احتیاط سے کام لیں۔ اسے سپاٹ لہجے میں نصیحت کر کے اکا بیگم راستے سے ہٹ گئی، لیکن اس کے اپنے قدم من بھر کے ہو چکے تھے۔ وہاں سے اپنے کمرے تک کا راستہ اس نے کیسے طے کیا یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بڑی دیر لگا دی رے رامو، اپن کب سے در تیری راہ دیکھتا ہے۔ رامو کی صورت دیکھتے ربن نے شکوہ کیا، بس دادا، پولیس والوں سے جان چھڑانے میں اتنا سمے لگ گیا، سالے جان کو ہی آ گئے تھے، وکیل بابو ٹائم پر نہیں پہنچتا نا تو بڑی مشکل ہو جاتی اپن کو۔ وہ کتے کا بچہ انسپیکٹر وکرم بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ کر آیا تھا، سالے کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ادھر اڈے سے اس کا حقہ پانی چل رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، حرام کی اولاد۔ رامو نے ربن کو تاخیر کا سبب بتایا۔ وہ اس وقت اپنے اس ٹھکانے پر تھے جہاں اچھو نام کا بے آسرا بوڑھا ربن کی مہربانی سے اپنا بڑھاپا سکون سے کاٹ رہا تھا۔ گوروں کے آگے سب کی میاں مرتی ہے رے، وہ حرام کا جنا وکرم بھلا کیا بیچتا ہے؟ تو اپنے کو سب بتا، سب خیر تو رہی نا؟ پولیس والے کسی اپن کے لونڈے کو ساتھ تو نہیں لے گئے؟ ابھی تک تو سب ٹھیک ہے دادا، وکیل بابو کے آنے سے پہلے پولیس اڈے پر پہنچ گئی تھی، اپن نے خود دروازہ کھلوا کر پولیس والوں کو اڈے کے اندر بلوایا،
आते साले तुम्हारा पूछते थे। अपन बोला कि दादा अड्डे पर नहीं है और किधर ही गया है ये उसके सिवा भगवान ही जाने। अपन में से तो किसी में दम नहीं है कि उससे उसके आने जाने का हिसाब किताब मांग सके कि किधर ही जाता है और वापस कब आएगा। अपना जवाब सुनकर साले फूंफा करने लगे। अपन को धमकी दिए कि अगर दादा का पता नहीं दिया ना तो तेरे को हथकड़ी लगा कर ले जाएंगे। अपन बोला ले चलो, अपने को चलने से इनकार नहीं है। और वो कुत्ता विक्रम बोला कि अपन के पास पक्की इत्तला है कि दादा इधर अड्डे पर ही है, तू शराफत से उसको हमारे सामने पेश कर दे। अपन बोला अभी थोड़े टाइम पहले दादा इधर ही था पर अब नहीं है, तुम लोग चाहो तो पूरे अड्डे का तलाशी ले लो। साले सब इधर उधर मुंह मारने लगे। तुम्हारी तलाश में अलमारी और संदूक तक खोल कर देख डाले, फर्श पर से दरिया और चांदनियां उठाकर खुफिया तहखाने का रास्ता ढूंढते रहे। उनका बस चलता तो अड्डे की सारी ईंटें और फर्श उखाड़ डालते, पर अच्छी रही कितनी देर में मानी वकील बाबू के साथ पहुंच गया। किस्मत से वकील बाबू की जोरू का भाई विलायत से आवा था, वो उसे भी अपने साथ मोटर में बिठा कर ले आए। वकील बाबू तो आते पुलिस वालों पर चढ़ दौड़े कि कैसे बगैर वारंट के उन्होंने किसी के चार दीवारी में पांव धरे। विक्रम और उसके साथ आए दूसरे अफसर ने बड़ा जोर मारा कि तुम्हें विलियम की हालत का जिम्मेदार ठहराकर गिरफ्तारी के लिए आने का कारण बता सके, पर वकील बाबू ने एक ना सुनी। बोले तुम रब्बन दादा पर जो इल्जाम लगाते हो पहले उसका सबूत लाओ और साथ में उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी, फिर कोई बात करना। और उस समय भी ये याद रखना कि इल्जाम दादा पर है तो सिर्फ दादा ही की बात करना, इधर किसी और को तंग करने या थाने ले जाने की आज्ञा नहीं होगी उसे। साला विक्रम और उसके साथ आया बंदा बड़े छटपटाए। बोले मुजरिम तक पहुंचने के लिए उसके साथियों से तफ्तीश तो करना होगी। वकील बाबू ने कहा जरूर करो, पर पहले कानूनी कार्रवाई पूरी रखना। उसके साले ने भी पुलिस वालों के खूब लत्ते लिए। वैसे तो अपने वकील बाबू भी कम नहीं है, पर हो सकता है गोरे अफसरों का हुक्म पूरा करने के वास्ते पुलिस वाले थोड़ी अड़ी करने की कोशिश करते, पर विलायत से आए अंग्रेज अफसर के सामने तो सालों को मुंह की खाकर जाना पड़ी। रामू ने सारी कथा सुना डाली। वो पुलिस वालों के नाकाम वापस जाने पर खासा खुश नजर आ रहा था, लेकिन ये सब सुनकर भी रब्बन के चेहरे पर मुस्कुराहट न आई और वो संजीदगी से बोला, पुलिस वालों के नामुराद जाने पर ज्यादा खुश ना हो रामू, यह हराम के जने बड़े कमीने होते हैं। अभी सामने से किसी को अपने साथ नहीं ले जा सके ना तो बात को खामोशी से कभी भी कहीं से भी उठाकर ले जाएंगे। तू अड्डे के सारे आदमियों को बोल दे कि जास्ती इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं है, सब अड्डे के पास ही रहें और टोलियां बनाकर रहें ताकि कोई आसानी से घेर ना सके। अपने को आगे से हिसाब लेने के लिए इधर से निकल कर जाने का नहीं होता ना तो अपन कभी अपने आदमी को खतरे में न डालता और खुद पुलिस से निपटता, पर अभी अपन का मजबूरी है, अपन को आका का गर्दन नापने का जल्दी है। रब्बा ने बेबसी से हाथ मले। तुम चिंता मत करो दादा, अभी अपन एकदम होशियार है, पुलिस वालों की जाति का अपने को भी पता है। साला मुंह की खाकर भी जाने के बाद पीछा नहीं छोड़ते, अड्डे के आसपास ही मंडलाते फिर रहे। अपन इधर के लिए निकला ना तो भी एक सादा वाला अपने पीछे लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से उसे जुल देकर अपन इधर आया है। रामू की दी इत्तला से जाहिर था कि पुलिस वाली शिद्दत से रब्बन के मतलाशी हैं और इस बार उसे कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। इस सूरत हाल ने रब्बन की तशवीश में इजाफा कर दिया और उसे अंदाजा हुआ कि उसका बम्बई से बाहर निकलना भी इतना आसान साबित नहीं होगा। पुलिस का कुछ मालूम नहीं था कि रेलवे स्टेशन पर भी मंडला रही हो और उसे देखते ही छाप ले। तो उधर फारूक को तार डलवा दे कि अभी आने का जल्दी ना करे, इधर थोड़े हालात ठीक हो जाएं तो फिर उसे वापस बुलवा लेंगे। इधर ही आकर कहाँ ख्वार होता फिरेगा, अच्छा है वहीं आराम से रहे। ठीक है दादा, अपन तार डलवा देगा, पर उधर फारूक उस्ताद का कुछ पता नहीं कि रुकने को राजी हो भी या नहीं, उसे इधर लौटने की बहुत बेचैनी है। तू तार डलवा दे, आगे जो होगा देख लेंगे। तुम्हारा कभी इधर से निकलने का इरादा है? टिकट विकेट का बंदोबस्त करना है तो बोलो अपन को, वो सब अपन खुद देख लेगा। इधर अच्छू के पास जो लौंडा है टिकट तो वो भी ला देगा। तू अब इधर ही मत आना, पुलिस वालों को कोई मौका देना ठीक नहीं है। तू अपनी जगह पर टिक कर बैठ, अपने पीछे तुझे ही दोनों अड्डों की निगरानी करनी है। और हाँ देख जरा एक काम तो कर दे, धूल बैठ जाए ना तो उस हराम के जाने विक्रम को उठवा लेना। अपन को लगता है मज्जू या उसके किसी बंदे से उसका जोड़ मिला हुआ है, उस तक जो खबरें पहुंच रही हैं उनको पहुंचाने वाला मज्जू के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अपन मज्जू को बहुत छूट दे दी है, तो उस पुलिसिये विक्रम के हलक में हाथ डालकर उससे गलवाना कि मज्जू किस बिल में घुसकर बैठा हुआ है। अब मज्जू की कहानी भी जल्दी खत्म कर देने का है। रब्बन का दिमाग हर तरफ दौड़ रहा था और वो इसी हवाले से रामू को हिदायत भी देता जा रहा था। उसकी और रामू की मुलाकात का मकसद भी यही था। रामू को इल्म था कि रब्बन अड्डे से निकलकर सीधा उसी ठिकाने पर आया होगा जब ही आइंदा के लिए हिदायत लेने यहाँ पहुंच गया था। वो वहां से रुखसत हुआ तो रब्बन ने मुलाजिम लड़के को टिकट और कुछ दीगर सामान की खरीदारी के लिए भेज दिया। लड़का 1.5-2 घंटे में उसकी मतलूबा अशिया लेकर पहुंच गया। रब्बन ने सब चीजें देखकर अपना इत्मीनान किया। रात के खाने के बाद वो जल्द सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह उसे सफर के लिए निकलना था। मुलाजिम ने उसकी हिदायत पर सुबह सुबह रवाना होने वाली ट्रेन में उसके लिए बुकिंग करवा ली थी। सुबह जब वो अच्छू के साथ नाश्ता करके वहां से निकला तो बिल्कुल बदला हुआ इंसान था।
बुद्ध भिक्षुओं के मखसूस लिबास में माथे पर लकीरें खींचे ट्रेन में सवार होते बूढ़े को देखकर कौन सोच सकता था कि वो बम्बई का मशहूर रब्बन दादा है और पुलिस वालों को उनकी आंखों के सामने जल देकर बड़ी अपने गले में मौजूद तलाई जंजीर में पिरोए खूबसूरत लॉकेट को देखते हुए जोसेफिन की आंखों में अनोखी चमक थी और उस चमक के आगे लॉकेट में जड़े हीरे की चमक मान पड़ रही थी। मोहब्बत के तजुर्बे से गुजरती वो आजकल खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। उसने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में गुर्बत और इफलास और शदीद जद्दोजहद देखी थी। उसके तबके के लोगों को ज़िंदगी से अपना नाता जोड़े रखने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था। ऐसे में नवाब सलीमुल्लाह की यह हवेली तो उसके लिए कोई वंडरलैंड साबित हो रही थी। कीमती लिबास, एक वक्त में मेज़ पर सजे अनवा अक़साम के खाने, पुरतायुश कमरा, ये सब उसे पहले कब मैसर आया था। नवाब सलीमुल्लाह से मिलने वाली तनख्वाह तो खर्च करने की नौबत ही नहीं आती थी और सारी ज़रूरियात ऐसे ही पूरी हो जाती थी। इस कदर आसूदगी में नवाबज़ादा असदुल्लाह की मोहब्बत भी मिल गई तो वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वुर करने लगी। खुशकिस्मती के इस एहसास में डूबी वो गरीब मोहल्ले से आई लड़की भला महलाती साजिशों से कहाँ वाकिफ़ थी। हाँ, उस रात अक्का बेगम से अचानक सामना हो जाने पर वो कुछ खौफज़दा ज़रूर हो गई थी, लेकिन बाद में असदुल्लाह के दिलासों ने उसे संभाल लिया और वो असदुल्लाह की इस बात से मुत्तफ़िक़ हो गई कि अक्का बेगम से वो सामना महज इत्तेफाक था, वरना अगर उन पर हकीकत खुल गई होती तो हवेली में एक तूफ़ान आ जाता। खामोशी को अमन समझने वालों को अंदाज़ा नहीं था कि उस खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफ़ान छुपा है और कोई है जो बहुत खामोशी से उनकी मोहब्बत पर शब खून मारने की तैयारी कर रहा है। अपने तय वो बहुत एहतियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए थे, लेकिन नहीं जानते थे कि कुछ खुफिया निगाहें मुसलसल उनकी निगरानी कर रही हैं। कल जब भी उन्होंने एक ऐसी ही मुलाकात की थी। इस मुलाकात में असदुल्लाह ने उसे बताया था कि वो जागीर का इंतज़ाम देखने के लिए कुछ दिनों के लिए अपनी ज़मीनों पर जा रहा है, इसलिए कुछ अरसा उसे जुदाई बर्दाश्त करनी होगी। मोहब्बत में जुदाई सहना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन बहरहाल दुनिया का कारोबार भी नहीं छोड़ा जा सकता। नाचार उन्हें एक दूसरे से रुखसत लेनी पड़ी। असदुल्लाह के पीछे जोसेफिन का सारा दिन अपने मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन वो एक कमी सी महसूस करती रही और अब शब बसरी के लिए बिस्तर पर लेटी तो उसकी दी हुई निशानी से दिल को बहला रही थी। यह लॉकेट बेशक बहुत कीमती था, लेकिन जोसेफिन के लिए उसकी असल अहमियत इसलिए थी कि असदुल्लाह ने खुद अपने हाथों से उसे ये लॉकेट पहनाया था। वो इस लॉकेट पर असदुल्लाह की लम्स को महसूस कर सकती थी और बेजान व बेबू पत्थर में असदुल्लाह की मोहब्बत की हरारत और खुशबू को पा सकती थी। गले में पड़े लॉकेट से खेलते हुए उसके होंठ आप ही आप मुस्कुरा रहे थे। दरवाजे पर दी जाने वाली दस्तक ने उसे अपने ख्यालों से बाहर निकाला। आ जाओ। उसने जल्दी से लॉकेट को गिरेबान के अंदर छुपाया और दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। हस्बे तवक्को सरवरी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में धुले हुए इस्तरीशुदा कपड़ों का बंडल था। माफ़ कीजिएगा मिस साहिबा, आपकी नींद ख़राब हुई। मैं बस आपके जोड़े रखने को आई थी। अक्का बेगम ने मुझे बावर्ची खाने के काम समेटने पर लगा दिया था, इस वास्ते थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं सरवरी, मैं भी सोई नहीं थी, इसलिए मेरी नींद भी ख़राब नहीं हुई। तुम शर्मिंदा मत हो। जोसेफिन ने नरमी से कहा तो वो पलटकर बहुत अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो सरवरी? जोसेफिन को हैरत हुई। आप बहुत अच्छे हैं मिस साहिबा। अच्छी तो तुम भी बहुत हो, मेरा इतना ख्याल जो रखती हो। सच, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत आराम है। सरवरी कहाँ की अच्छी बुरी है? सरवरी तो बस हुक्म की ग़ुलाम है। जो हुक्म मिले मेरे को पूरा करना पड़ता। मेरे को मेरी गलतियों के लिए मजबूर समझकर माफ़ी दे देना। आप मुझे माफ़ कर देंगे ना मिस साहब? उसका लहजा अब भी अजीब व गरीब था, लेकिन जोसेफिन समझ न सकी और हंसकर बोली क्या बात है सरवरी, आज बड़े अजीब मूड में हो? कहीं अक्का बेगम से ज़्यादा डांट तो नहीं पड़ गई? जवाब में सरवरी ज़ुबान से कुछ न बोली और सर को ज़ोर से नफ़ी में जुम्बिश देकर वहाँ से जाने लगी। बात सुनो सरवरी, अगर हाशमे का कोई चूरन हो तो मुझे दे दो। रात के खाने के बाद से तबीयत कुछ बेचैन सी है, शायद खाना कुछ ज़्यादा ही हैवी था। उसने जाती सरवरी को आवाज़ देकर कहा तो वो सर को हल्की सी जुम्बिश देकर बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद ही उसे चूरन की एक डिबिया दे गई। जोसेफिन ने डिबिया में मौजूद चूरन की थोड़ी सी मिकदार फाँकी और सोने की कोशिश करने लगी। गुज़िश्ता रात असदुल्लाह से मुलाकात के लिए जाने के बायस वो बहुत कम नींद ले सकी थी और आज दोपहर में भी आराम करने के बजाय कुतुब खाने में वक्त गुजारा था, इसलिए उसूलन उसे आज जल्द नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन नींद उससे रूठी हुई थी। एक तरफ दिलो दिमाग पर असदुल्लाह की याद ने अलगार कर रखी थी तो दूसरी तरफ तबीयत का भारीपन भी बेचैन कर रहा था। अजीब मतली किसी कैफियत थी। 1 घंटे के बाद उसने थोड़ा सा चूरन और फाँका और कमरे में इधर से उधर टहलने लगी। आखिरकार उसे अपनी तबीयत में थोड़ी बेहतरी महसूस हुई और वो दोबारा सोने के लिए बिस्तर पर आ गई। इस बार थोड़ी सी कोशिश पर ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और वो इतनी गहरी नींद सोई कि सुबह मामूल के मुताबिक वक्त पर जाग न सकी।
अपने देर से उठने पर वह हड़बड़ा सी गई और सिरहाने लगी घंटी बजाकर सरवरी को कमरे में बुलाया। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं सरवरी? इतनी देर हो गई, बच्चे पढ़ने के लिए मेरा वेट कर रहे होंगे, कितना बुरा लगेगा मेरा इतनी लेट उन्हें पढ़ाने के लिए जाना। आपा बेगम अलग नाराज होंगी। उन्होंने मुझे पहले दिन बता दिया था कि यहाँ पर हर काम के औकात मुकर्रर हैं और मुझे भी उस पाबंदी पर अमल करना होगा। आप परेशान न को हो मिस साहिबा, मैं अक्का बेगम को सुबह बता दी थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने आपा बेगम से आपकी छुट्टी के लिए बात कर लिए थे। इस वास्ते इसमें आपको आराम से सोते रहने दी। आप बोलो, अब आपकी तबीयत कैसी है? नाश्ते में आप क्या खाएंगी? सरवरी ने कमाल इत्मीनान से उसे तसल्ली दी तो उसके आसाब भी ढीले पड़ गए और उसने गहरी सांस लेते हुए बेड क्राउन से अपना सर टिका दिया। तबीयत का बोझलपन अब भी बरकरार था और वो बेचैनी से महसूस कर रही थी, इसलिए सुस्ती से बोली, नाश्ते वाश्ते को रहने दो, मैं पहले नहाऊंगी ताकि तबीयत फ्रेश हो जाए। ठीक है, मैं गुसल खाना तैयार कर देती। सरवरी ने हुक्म की तामील की और अलमारी से कपड़े वगैरह निकालने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जोसफिन को गुसल खाना तैयार होने की इत्तला दी। जोसफिन नहाकर निकली तो सरवरी ताज़ा फलों के रस के साथ उसकी खिदमत में हाजिर हो गई। जोसफिन ने उसका शुक्रिया अदा किया और ग्लास लबों से लगा लिया। अभी उसने मुश्किल से आधा गिलास ही पिया होगा कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। उसने चौंक कर देखा, वहाँ आपा बेगम, आलिया और नवाब बेगम मौजूद थीं। साथ ही सरवरी और अक्का बेगम भी मुअद्दिबाना अंदाज में नजर आ रही थीं। उस पूरी फौज को देखकर उसे किसी गैर मामूली पन का एहसास हुआ और वो बौखलाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। आप लोग यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। नक्को बीबी, तुम जैसे फनकारा तो कदर करने के लायक होते, इसलिए हम तुम्हें जहमत नहीं दिए और खुद यहाँ चले आए ताकि तुम्हें तुम्हारी फनकारी की दाद दे सकें। आपा बेगम के लहजे में सांप की सी फनकार थी। अलबत्ता उनके साथ आई दीगर खवातीन लबस्ता खड़ी थी। जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। अभी सब समझ में आ जाएगा। अक्का बेगम और सरवरी, आप दोनों कमरे की तलाशी लीजिए। उसे कड़वे लहजे में जवाब देते हुए आपा बेगम ने अपनी मुलाजमा को हुक्म सुनाया। उस हुक्म पर दोनों फौरन हरकत में आ गई और कमरे की एक एक चीज को उलट पलट कर देखने लगी। प्लीज मुझे बताएं तो सही, ये सब क्या है और आप लोग क्या तलाश कर रहे हैं? इस उठापटक पर जोसफिन ने हिरासा होकर दुहाई दी। साहिबजादी आलिया के वो जेवरात तलाश कर रहे हैं जो रात तुमने बहुत चालाकी से चुरा लिए थे और अब शायद यहाँ से फरार की तरकीबें सोच रही थी। आपा बेगम ने काटदार लहजे में कहा तो उसका बदन सनसना उठा और वो चीख कर बोली, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो फिर वो क्या है? आपा बेगम ने तंज से इशारा किया। उसने इशारे की सिम देखा। अक्का बेगम अलमारी से तय किए हुए कपड़े निकालकर उनकी तय खोल रही थी और एक दुपट्टे में लिपटी सुर्ख मखमली पोटली सामने आकर उसे मुंह चढ़ा रही थी। खोलिए इस पोटली को। आपा बेगम ने जलाली लहजे में हुक्म दिया तो अक्का बेगम ने पोटली के मुंह पर बंधी रेशमी डोरी की गिरा खोलकर उसे बिस्तर पर उलट दिया। कई कीमती जेवरात निकलकर बिस्तर पर बिखर गए। जोसफिन ने हैरत से उन जेवरात को देखा। वो जानती थी कि ये साहिबजादी आलिया के जेवरात हैं। कल शाम ही जब वो हस्बे मामूल आलिया को पढ़ाने उसके कमरे में गई थी तो आलिया अपने सामने ये जेवरात बिखराए बैठी थी। उसने जेवरात जोसफिन को दिखाते हुए बताया था कि उसकी वालिदा नवाब बेगम ने उसे उसकी शादी पर देने के लिए ये जेवरात बनवाए हैं। जोसफिन ने दिल खोलकर उन खूबसूरत व कीमती जेवरात की तारीफ की थी। तारीफ सुनकर आलिया खुश हो गई थी और फिर उन जेवरात को समेटकर उसके सामने ही अलमारी में रख दिया था। उसके बाद हस्बे मामूल जोसफिन ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। दौरान पढ़ाई आलिया अपनी वालिदा के बुलावे पर कुछ देर के लिए कमरे से बाहर भी गई थी और शायद यहीं से जोसफिन के लिए शक की बुनियाद पड़ी थी। अब आंखें फाड़े क्या देख रही हो? साहिबजादी आलिया ने सादगी में तुम्हें अपने अपने कीमती जेवरात दिखाए और तुम्हारी नीयत खराब हो गई। मौका पाते तुमने इन्हें चुरा कर अपने पास रख लिया। अगर आलिया को बरवक्त जेवरात की चोरी का इल्म ना हो जाता ना तो यकीनन तुम किसी बहाने से न लेकर यहाँ से फरार हो जाती। आपा बेगम उस पर इल्जामात की बौछार कर रही थी। तबीयत की खराबी के बायस वो पहले ही निढाल थी। इतने बड़े इल्जाम को सुनकर उसका सर और भी चकराने लगा। मैंने ये ज्वेलरी चोरी नहीं की, मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी अलमारी में कैसे आ गई। कमजोर आवाज में अपनी सफाई पेश करते हुए उसकी नजर सरवरी पर पड़ी। उसे अपनी जानिब देखता पाकर उसने नजरें चुरा ली। यकदम ही जोसफिन पर बहुत कुछ मुनकशिफ हो गया। रात सरवरी का उसके कपड़े लाकर रखना और खुद को मजबूर जाहिर करते हुए बिला वजह माफी तलब करना बेमाने नहीं था। उस हवेली में उसके खिलाफ बाकायदा एक साजिश तैयार की गई थी और शायद उस साजिश में हवेली की सारी करता धरता खवातीन शामिल थीं। साजिश की वजह वो खुद भी जानती थी। उसने इस ऊंची हवेली में रहने वाले नवाबजादे से मोहब्बत की थी और यहाँ बसने के ख्वाब देखने लगी थी। हवेली वालों के लिए वो मखमल में टाट के पेवंद की मानंद थी। चुनांचे उन्होंने उसे हवेली बदर करने का फैसला कर लिया था और इस मकसद के लिए वो मौका चुना था जब साहबजादा असदुल्ला हवेली में मौजूद नहीं था। सूरत हाल को समझकर उसके हाथ पांव और भी ठंडे पड़ गए।
وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس انجام سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی۔ سروری! اس کے لرزاں وجود پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتے ہوئے آپا بیگم نے ملازمہ کو پکارا اور پھر حکم صادر کیا، اس لڑکی کا سارا سامان باندھ کر اس کے حوالے کر دو اور اسے حویلی کے دروازے سے باہر چھوڑاؤ۔ اس حویلی میں کسی چور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بے رحمی سے حکم صادر کرنے کے بعد وہ وہاں رکی نہیں اور گردن اکڑائے باہر نکل گئی۔ جوسفین کے اندر اب اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی کہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے، چنانچہ بستر کے کنارے پر ٹک گئی اور رحم طلب نظروں سے عالیہ اور نواب بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ عالیہ تو نظر چرا کر فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن نواب بیگم اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہیں اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، ہمیں افسوس ہے لیکن ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی اور فوراً اس حویلی سے جانا ہوگا۔ یہاں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نواب بیگم کے ادا کیے جملے معنی خیز تھے۔ شاید وہ اسے بتا رہی تھی کہ اسد اللہ سے محبت کرنے کے جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے حویلی میں جگہ مل سکتی ہے۔ جوسفین کا جی چاہا کہ وہ خوب چیخ چیخ کر ان سب کی سازش کو بے نقاب کرے اور اعلان کر دے کہ اسد اللہ کے واپس آنے تک وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، لیکن نواب بیگم کے اگلے جملوں نے اسے اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپا بیگم تو آپ کو چوری کے الزام میں پولیس کے حوالے کر دینے کی خواہش مند تھی، لیکن ہمیں آپ کی کم عمری پر ترس آ گیا اور ہم نے بمشکل انہیں اس بات پر راضی کیا ہے کہ آپ کو محض ملازمت سے برخاست کر دینے پر اختفا کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ ان کا مزاج مزید برہم ہو اور وہ دوبارہ اپنا فیصلہ بدل لیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اسے مشورہ دینے کے بعد انہوں نے بھی کمرہ چھوڑ دیا۔ اس عرصے میں سروری خاموشی سے اس کا سامان باندھتی رہی اور اکا بیگم کھڑی نگرانی کرتی رہی۔ اپنے ساتھ ہونے والے اس سلوک پر جوسفین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کسی سے بھی کچھ کہنا بیکار تھا، یہاں تک کہ اس نے سازش کے اہم مہرے سروری سے بھی کوئی شکایت نہ کی اور اسے اپنا سامان باندھتے ہوئے دیکھتی رہی۔ چلے مس صاحبہ، میں آپ کو حویلی کے بیرونی دروازے پر چھوڑ آتی ہوں۔ سامان باندھ چکنے کے بعد سروری نے دھیمی آواز میں اس سے کہا تو وہ کسی معمول کی طرح کھڑی ہو گئی اور سروری کے ساتھ چل پڑی۔ زنان خانے سے حویلی کا بیرونی پھاٹک خاصے فاصلے پر تھا۔ یہ فاصلہ طے کرتے ہوئے اسے یاد آیا کہ جب وہ اس حویلی میں داخل ہوئی تھی تو ایک شاندار گاڑی میں سوار تھی اور اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ خود نوابزادہ اسد اللہ نے سنبھال رکھی تھی۔ چند ماہ قبل ملنے والی اتنی عزت کے بعد وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس حویلی سے یوں نکالی جائے گی کہ اس پر چوری جیسے قبیح فعل کا الزام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الزام محبت کا تاوان ہے اور اس نے یہ تاوان بغیر کسی احتجاج کے بہت خاموشی سے ادا کر دیا تھا، اور اب یہ دیکھنے کی منتظر تھی کہ نوابزادہ اسد اللہ محبت کے امتحان سے کیسے گزرتے ہیں۔ اگر وہ سچے تھے تو انہیں یقین ہونا چاہیے تھا کہ جوسفین پر لگا الزام جھوٹا ہے۔ اس یقین کی صورت میں ہی وہ ہر مشکل سے گزر کر اس تک پہنچ سکتے تھے۔ آپ بولے مس صاحبہ تو آپ کو تانگے میں اسٹیشن تک چھڑوا دوں؟ سروری کی آواز نے اسے خیالات کے ہجوم سے نکالا۔ اسٹیشن پر کیوں؟ اس نے حیرت سے ایسے پوچھا جیسے سروری نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ آپ کو بمبئی واپس جانا ہوگا اور ادھر جانے کو ریل گاڑی تو اسٹیشن سے ہی ملے گی نا؟ بمبئی واپس جانا ہوگا؟ نہیں، میں نوابزادہ اسد اللہ سے ملے بغیر بمبئی واپس نہیں جاؤں گی، میں یہیں حیدرآباد میں رہوں گی۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے ساتھ ہی اسے وہ مشفق خاتون صبیحہ بیگم یاد آئیں جو حیدرآباد آتے ہوئے اس کی ہمسفر تھی اور جنہوں نے بڑے پرخلوص لہجے میں اسے پیشکش کی تھی کہ اگر نواب سلیم اللہ کی حویلی میں ملازمت نہ ملے تو وہ نواب فراست بیگ کی کوٹھی پر چلی آئے۔ صبیحہ بیگم نواب فراست بیگ کی حویلی میں برسوں سے ملازم تھیں اور ملازمین میں ان کی جو عزت اور مقام تھا اس کی بنیاد پر انہیں یقین تھا کہ ان کی سفارش پر جوسفین کو نواب فراست بیگ کے ہاں کوئی نہ کوئی ملازمت ضرور مل جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسد اللہ کی واپسی تک وہ صبیحہ بیگم کے پاس جا کر رہ لے گی۔ آپ کیا بول رہے مس صاحبہ؟ میرے کو بالکل سمجھ نہ کو آ رہی۔ کیا اسٹیشن نہ کو جانے کا؟ تھینک یو سروری، مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جہاں جانا ہوگا میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے سروری کے ہاتھ میں موجود بیگ جھپٹا اور قدرے تلخ لہجے میں کہہ کر باقی رہ جانے والا چند قدم کا فاصلہ طے کر کے حویلی کے پھاٹک سے باہر نکل گئی۔ اس کے اس عمل پر سروری جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی، جبکہ جوسفین باہر نکل کر پیدل ہی ایک سم چل پڑی تھی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے سواری مل گئی۔ صبیحہ بیگم کا دیا ہوا پتہ اس کے پاس محفوظ تھا، لیکن اس کی ضرورت ہی نہ پڑی اور کوچوان کو نواب فراست بیگ کا نام بتا دینا ہی کافی ثابت ہوا۔ فراست بیگ کی حویلی میں صبیحہ بیگم نے خوشگوار سی حیرت کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور بڑی محبت سے گلے لگایا۔ وہ جو اب تک کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالے ہوئے تھی،
ان کی محبت بھری باہوں کے حصار میں آتے سارے حوصلے چھوڑ بیٹھی اور کسی بھربری دیوار کی طرح ڈھہتی چلی